तो आज का थर्ड टॉपिक हम लोग का है संविधान संबंध में संविधान की विशेषता में तीसरा टॉपिक हम लोग का 1909 का एक्ट है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्लो अभी बताए थे सचिव थे वहाँ का, और मिंटो यहाँ का वायसराय था। सचिव जो बताया था, सचिव का जो पद आया था वही सचिव जो ब्रिटेन में रहकर नीति बनाता था, और मिंटो वायसराय जो यहाँ करके शासन करता था, ठीक है ना, उनकी नीतियों को। इस मिंटो को जो वायसराय जो था, मिंटो मार्ले मिंटो को, इसको हम लोग देखो पहले दो तरह से बता देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दो तरह का इसने विभाजन, दो तरह की डिवाइड एंड रूल की नीति लागू की थी, जिसमें एक था पहला कि नरम दल और जो गरम दल है उनको कमज़ोर किया जाए, और दूसरा था कि पृथक चुनाव ला करके जो सांप्रदायिक आधार पर है या धर्म के आधार पर उनको अलग किया जाए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाए, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। अब क्या हुआ कि इस समय हो क्या रहा था, क्यों अंग्रेज ये सब लाया, तो अंग्रेज़ों पर दबाव था कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो गया है। कौन आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होने से क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा मिला। कौन आंदोलन को? स्वदेशी। इसको कमज़ोर करने की बात थी। स्वदेशी कमज़ोर नहीं होता तो सबको पता है कि अंग्रेज का हित नहीं सकता, उनके सामान बाहर नहीं जाते। दूसरा, नरम दल और गरम दल को अलग किया जाए, क्योंकि नरम दल उदारवादी सोच थे और ये लोग सुधार की बात करते थे, और गरम दल स्वराज की बात करते थे। तो कहा गया कि सुधार कर दो और गरम दल का उपयोग न करो, दोनों में आपस में भिड़ जाएंगे लोग। इन्हें सुधार करके हम किसको अपनी ओर ले सकते हैं, नरम दल को, और किसको अलग कर सकते हैं। तो एक तरह से मार्ले मिंटो सुधार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला ऐसा सुधार था जिसको हम रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, सुधार किया गया। यानी इसमें क्या किया गया मार्ले मिंटो सुधार में, कि दो तरह की डिवाइड एंड रूल लागू की गई। एक नरम दल और कांग्रेस का अधीन नरम दल और गरम दल को कमज़ोर करो, और एक संप्रदाय आधार पर क्या करो, दोनों को अलग कर दो। तो संप्रदाय में मुस्लिम लीग के लोग अलग कर देता बाद के दिनों में, ठीक ना। तो वही दिखेगा कि संप्रदाय आधार पर मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की बात की गई। ये पृथक निर्वाचन कहाँ होता? प्रांत में। तो देखो दो तरह का शासन था, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन, केंद्रीय चुनाव भी और प्रांतीय चुनाव भी। तो कहाँ पर तो होना चाहिए था, तो प्रांतिक पृथक निर्वाचन में क्या था, कहा गया था कि मुस्लिम, ये कहाँ था, प्रांत में, केंद्र में नहीं बोलना, कहाँ बोलना है, प्रांत में पृथक निर्वाचन। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम थे वही केवल नेता हो सकते थे, और वही लोग केवल मतदाता भी, ठीक है, वही लोग केवल नेता भी, वही लोग केवल मतदाता भी। यही अंग्रेज ने सबसे चाल चला था कि मुस्लिम को इससे क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, ठीक ना। ये इनका नेगेटिव परिप्रेक्ष्य हुआ। पहला नेगेटिव में क्या आएगा, तो मुस्लिमों को अलग से कर दिया गया, और नेगेटिव ऐसा हुआ कि 1919 का जब अधिनियम आएगा, 1919 का जो अधिनियम आएगा, उसमें सिख तथा अन्य धर्मों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की बात हो गई। इससे क्या होगा, देश में संप्रदाय आधार पर और खंडित हो गया 1919 में आकर के। यानी सिख अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, अन्य धर्म अलग हो गए, ठीक। लेकिन इसमें याद रखना कि बौद्ध और जैन को, इसमें बौद्ध और जैन के लिए अलग से कोई बात नहीं थी, अलग से चुनाव के लिए कोई बात नहीं थी। यही चीज़ देखा गया कि बाद में 1947 में ही मुस्लिमों के लिए जब अलग निर्वाचन की बात हुई, तो अलग अपना पाकिस्तान की मांग रख देते हैं, ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं, और लास्ट तक सांप्रदायिक आधार पर देश का क्या होता है, विभाजन। तो 1909 का जो एक्ट था मार्ले मिंटो सुधार, इसको कहा था, क्या कहा था इसको, मार्ले मिंटो। इस एक्ट में सबसे बड़ी खामियां थी कि इस समय जो सांप्रदायिक आधार पर देश का जो विभाजन, जो देश में निर्वाचन हुआ, वो एक भारत में 47 में विभाजन का आधार बना सांप्रदायिक आधार पर, ठीक। ये सबसे बड़ा कमियां देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव क्या भी है कि अभी भी अप्रत्यक्ष चुनाव है। चुनाव जो अभी पूरा मामला, जो चुनाव प्रणाली है, जो भारतीय प्रतिनिधि जो शामिल होंगे, अभी किस दर पर होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। चुनाव उनका डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव क्या साइंस है कि विधायी कार्य हैं, विधायी कार्य में क्या हुआ कि इनका योगदान बढ़ा, भारतीयों का योगदान बढ़ा, पूरक प्रश्न अब पूछने का वो भागीदार बन गए, ठीक ना। पहले बजट पर चर्चा होती थी, अब बजट पर चर्चा होती थी, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था, मत देने का भी क्या हो गया, अधिकार शामिल कर लिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार शामिल कर लिया। प्रांतों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। तो यही सब क्या पॉजिटिव सेंस में इसका है कि मतलब ये सब हमको फ़ायदा हुआ इस एक्ट से। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ
कि जो नरम दल और गरम दल थे उनको अलग करने का प्रयास किया गया। और अलग करने के लिए तुम देखा सूरत में विभाजन हो रहा है। सूरत में क्या हो रहा है, अगर आप गरम दल और नरम दल के रूप में अलग हो जाते हैं। दूसरा है क्या कि पृथक निर्वाचन कर करके कांग्रेस को वो कमज़ोर करना चाहते थे, ताकि अलग से मुस्लिम लीग लड़ेगा तो कांग्रेस संस्था कमज़ोर होगी और दोनों आपस में भिड़ेंगे, इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में आएगी और हमारा हित सधेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में 1909 का पार्लियामेंट आया था डिवाइड एंड रूल को लेकर, इसलिए इस एक्ट को हम लोग डिवाइड एंड रूल एक्ट भी कहते हैं, ठीक ना। चलो 1909 में यही मेन प्रधानता है, ये ध्यान रखना। जहाँ एक तरफ अधिकार दिया वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकार को छीन भी लिया। इन्हें हमें देश को बंटवारे की ओर भी ले गया। किस दर पर, सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रीय एकता को तार तार किया गया, खंडित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1919 का एक्ट। देखो अब क्या है 1919 के एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील कानून। इसको क्यों बोलते हैं प्रशिक्षण, कहा था कि इसका मूल उद्देश्य था कि जो अब तक 1909 तक समस्याएं थी उसी समस्या का सुधार करना है, ये इसका मेन टारगेट था। इसीलिए 1919 को एक्ट लाया गया। तो बोलना कि 1919 के एक्ट को लाने के पीछे मेन कारण क्या था, तो पहला मेन कारण था कि जो 1909 तक जो त्रुटियां थी उसमें त्रुटियों को सुधार करने की बात थी। सुधार कर करके भारतीयों को लोकतांत्रिक बनाने की और बात थी, ठीक ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना कैसे क्या बोलता है इसमें 1919 में। इस पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे बड़ा ये था इसमें विचार, यानी 1919 में जो कानून बना इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन इससे भी बढ़कर प्रावधान था 1935 का। लेकिन 1935 का एक भले ही बड़ा था लेकिन वो पूर्णतः लागू नहीं हो सका, क्योंकि तब तक से अंग्रेज भारत में 47 में देश क्या कर दिए, छोड़ दिए, तो इसके सारे प्रावधानों को भारत में लागू नहीं किया सका। इसीलिए 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अब तक का अधिनियम था, लेकिन उसके सारे विचार को अब तक लागू नहीं किया सके। जबकि 1900 बड़ा इसलिए माना है 1919 को कि इसके सारे प्रावधान को लागू कर दिए गए। तो सबसे ज़्यादा प्रावधान लागू होने वाला एक्ट कौन था, 1919। और सबसे बड़ा प्रावधान वाला कौन था, 1935। पूरा लागू होता तो सबसे यही होता पहला। तो देखना, जो इसका मतलब समझ रहा है, पहले देखो क्या है कि मान लो 19 इसमें 20 तक कानून बनाए गए हैं और इसमें 25 तक बनाए 1935 में। तो बड़ा कौन हुआ, 1935। लेकिन लागू इसका 10 से हुआ, तब तक से देश क्या हो गया, बंट गया। और इसमें 20 का 20 क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो सबसे बड़ा प्रावधान वाला कौन लागू होता, 1919। ये पूछता है तो पूछ देना। अब देखो इसमें केंद्र स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर तथा विभिन्न स्तर पर कुछ ना कुछ बातें हुई। तो सबसे पहले आता है सचिव। देखो बताया था ना, सचिव जो मॉन्टेग्यू था यहाँ पर, तो सचिव जो पद को बताए थे 1861 में जो सचिव, 53 में जो 1892 में जो ये पद को ख़त्म कर दिया गया, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो क्या कर दिया गया, जो ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पर जो सचिव पद लाया गया था, ध्यान सुनना, जो सचिव पद लाया गया था उसी सचिव को लेकर के, समझा, 1858 में जो क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म करके जो सचिव पद लाया गया था उसका वेतन, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। वायसराय का अधीन वो काम नहीं करता था, प्लस उसका वेतन पर भी हो गया था। उसके संख्या में वृद्धि थी, 15 को सदस्य थे उसमें। लेकिन इसमें क्या है, सचिव को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो पूछ देगा कि इस एक्ट में सचिव को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। तो 1919 एक्ट में कैसे, तो देखो उसका पावर को कम कर करके गवर्नर को, वायसराय को दे दिया गया। उसका वेतन जो पहले भारत से मिलता था वो वेतन भारत से ना मिलकर कहाँ से मिलेगा, पेंशन वेतन सब ब्रिटेन के राजकोष से। तीसरा उसका कमी किया गया, सचिव जो 15 सदस्य थे उसका संख्या कर दी गई 12। तो इस तरह से उनके अधिकार को कमी किया गया। किनके अधिकार को, सचिव। तो ये पहला परिवर्तन किस में लिखना है, सचिव के पद में, ठीक ना। दूसरा इसमें क्या परिवर्तन आया जो मेन है उसको देख लो। केंद्रीय बजट को, यानी केंद्र का बजट और प्रांत का बजट पहले एक बनता था, अब केंद्र के लिए अलग बजट बनेगा और प्रांत के लिए अलग कर दिया गया। ध्यान रखना, महिलाओं को भी मत देने का क्या हो गया, अधिकार हो गया। यानी
पहली बार भारत में लोकतंत्र महिला का लोकतंत्र में सशक्तिकरण को देखने को मिला। सीएजी एक पद है कि भारत सरकार जो भी आय व्यय का लेखा जोखा करेगी उसके लिए एक सीएजी होगा जो आय व्यय का प्रतिवर्ष लेखा जोखा करेगी, इवन प्रांत तक का भी। यही कारण था कि देश जब आज़ाद हो गया तो अभी भी 148 से 51 तक आर्टिकल में सीएजी का पद है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का अलग से चुनाव की बात की गई। मतलब क्या हुआ कि जो भी धार्मिक संप्रदाय थे, सिख थे, ईसाई थे, उनके लिए भी, ईसाई के अलावा और भी धार्मिक संप्रदाय, एंग्लो इंडियन अन्य संप्रदाय थे, उनके लिए भी अलग से क्या हो गया चुनाव। यानी सिख के लिए, ईसाई के लिए अलग से क्या किया गया चुनाव का। यानी कांग्रेस को और कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। पहले मुस्लिम लोग अलग किया गया, अब सिख को भी, ईसाई को भी, एंग्लो इंडियन को भी क्या किया गया, अलग किया गया। इससे राष्ट्रीय एकता क्या हो जाएगी कमज़ोर, इससे कांग्रेस क्या हो जाएगा कमज़ोर, और कांग्रेस कमज़ोर होगा तो अपनी मांगे पूरी तरह से मांग नहीं पाएगा। ये चाल था अंग्रेज़ों का, ठीक ना। भारतीयों के लिए पहली बार देखो, जो भारतीय विधायिका में जाते थे तो पहले जाते थे मनोनीत होकर के, फिर चुनाव हुआ प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष हुआ, अब डायरेक्ट चुनकर यहाँ पर क्या होंगे, जाएंगे। डायरेक्ट जनता चुनेगी और वो कहाँ जाके नियुक्त हो जाएंगे, विधायिका में। यानी किसी के अधीन वो काम नहीं करेंगे, अपना स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, ठीक ना। वही हो गया। इसी में ध्यान सुनना, कैसे कैसे विकास हो रहा संविधान का, उसको देख लेना। अब होता है एक चीज़ और देखो, कहता है कि द्विसदन है। केंद्र में क्या क्या हुआ है, एक और चीज़ देखो, केंद्र में द्विसदन है। द्विसदन का मतलब होता है एक ऊपरी सदन और एक निम्न सदन। जो आज जैसे आज हमारा राज्यसभा और लोकसभा है ना, वैसे ही है उच्च सदन, और यहाँ पर भी है। केंद्र में द्विसदन है, लेकिन प्रांत में अभी भी द्विसदन नहीं था, अभी भी वह एक ही सदन थी। कहाँ पर, जिसे विधायिका थी। कैसे विधानसभा विधान परिषद होता है, तो वहाँ एक ही थी। प्रांत में अभी भी द्विसदन नहीं है। कहाँ पर हुआ, केंद्र में द्विसदन है। यानी केंद्र में अभी मेन है कि केंद्र में क्या क्या प्रयास किए गए, सुधार किए गए। तो केंद्र में बताया था केंद्रीय बजट से क्या कर दिया गया, महिलाओं को मत देने का अधिकार हुआ, सीएजी आया। केंद्र में सांप्रदायिक आधार पर, केंद्र नहीं, ये प्रांत में था, प्रांत में सांप्रदायिक आधार पर और चुनाव हुए। तो प्रांत में, केंद्र में पहला ये विकास हुआ, ये सब प्रांत में हुआ, ये भी प्रांत में था। अब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है, तो देखो, द्वैध शासन केंद्र में लागू नहीं था, प्रांत में लागू था, ठीक ना। द्वैध शासन होता है 1919 का अधिनियम में। तो देखना क्लास में आगे बताएंगे। एक था 1765 में द्वैध शासन, ध्यान से रहा है। एक कब था, 15 में द्वैध शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल रूल। और एक होता है डायरकी, जिसको लोग बोलते हैं द्वैध शासन। ये 1919 के एक्ट के तहत आया था। ये अलग है, ये अलग है, दोनों समझना, दोनों को बताएंगे अलग से हम। तो प्रांत में द्वैध शासन है। द्वैध शासन यहाँ पर आएगा कि आरक्षित विषय, मैंने जो विषय थे पहले गवर्नर के पास थे, अब कुछ विषय ऐसे हो गए जो विधायिका के पास हैं, गवर्नर से अलग। यानी जो देश के लिए कानून बनाते थे विधायिका, जिसमें भारतीय लोग भी शामिल थे, उनको भी कुछ विषय पर कानून बनाने का क्या मिल गया, अधिकार। लेकिन कुछ विषय थे जिस पर उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं था, उस पर गवर्नर ही अपना आक्षेप कर सकते थे, दूसरा उसमें कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहली बार प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है भारतीयों को शासन करने की जिम्मेवारी पहली बार कब देखी गई, 1919 में। कहाँ पर, प्रांत में। कैसे, द्वैध शासन से, जब उसको क्या विषय मिल गया, हस्तांतरित। अब बताओ आंशिक रूप से कि पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से कब होगा, 1935 का अधिनियम में। पूरे प्रांत में जो आरक्षित विषय होंगे वो भी किसके हो जाएंगे, विधायिका का अधीन, और गवर्नर का इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगा। तो पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। आंशिक रूप से कब हुई थी, 1919 में। कहाँ पर, प्रांत में, केंद्र में, प्रांत में। यानी केंद्र में अभी भी अंग्रेज हमको केंद्र में शासन करने की भागीदारी नहीं देते, बोले कि तो लोग प्रांत में पहले शासन कर। तो प्रांत में किस रूप में पहले दिया गया, हस्तांतरित विषय के में। मैंने ये विषय अंग्रेज गवर्नर ले भी सकते थे, आरक्षित विषय को लेने का उनका अधिकार नहीं था। आरक्षित विषय किसी को मांगने का अधिकार नहीं था, सिर्फ गवर्नर उस पर कानून बना सकता था। ये हो गया, ये बहुत अंग्रेज़ों की ये सब चाल थी। तुम देखेगा इसमें कि क्या क्या इसमें परिवर्तन आया। देखो केंद्र में क्या परिवर्तन आया, तो केंद्र में देखो कि बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया, ठीक ना।
ठीक है। महिलाओं को भी मत देने का क्या मिला अधिकार। केंद्र स्तर पर एक CAG क्या हुआ, गठन हुआ। केंद्र स्तर पर द्विसदन आया, उच्च सदन और निम्न सदन आया, ताकि भारतीयों की भागीदारी और की जाए, बढ़ाई जाए। 2 सदन बना देगा तब भारतीयों की भागीदारी और क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, ठीक ना। अब आता है इसी में देखो, दूसरा आता है कि अब आता है अगर तुमसे पूछ देगा कि 1919 का एक्ट क्यों आया, बताए थे भी हम। तो होम रूल आंदोलन हो रहा था। कौन रूल, होम रूल। लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें भारतीय लोग मिल गए थे। तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी, वित्तीय संकट हो गया था। डिवाइड एंड रूल, नरम दल गरम दल को एक बार और कम करो, तो देखेगा 1918 में लोग गरम दल नरम दल को अलग कर दिया है। ये सारे चारों कारणों से अंग्रेज़ों पर दबाव था कि भारतीयों के अनुसार कुछ अधिकार दिए जाए, नहीं तो भारत में अंग्रेज़ों का व्यापक पैमाने पर विरोध होगा। यही तब तक से यहाँ पर तुम देखेगा 1919 तक आकर के जो हमारे देश में राष्ट्रवादी युवा नेता थे वो क्रांतिकारी बन गए थे पूरी तरह से। तो अंग्रेज़ों पर और दबाव था कि कैसे बड़े बड़े आंदोलन को रोका जाए, इसीलिए उन्होंने भारतीयों को व्यापक अधिकार दिया और एक उत्तरदायी सरकार की ओर ले गए। वो कहाँ ले गए, प्रांत में, क्या देकर के, हस्तांतरित। कैसा, पूर्णता की आंशिक क्यों, क्योंकि अभी हस्तांतरित विषय पर ही अधिकार मिला था। आरक्षित विषय जो थे उन पर कानून, जैसे सिंचाई हो गया, सिंचाई पर अधिकार किसको था, गवर्नर को। यानी सिंचाई पर कानून डायरेक्ट विधायिका नहीं बना सकती थी, कौन बनाती, ये, ठीक। नेक्स्ट आएगा और लास्ट आज का 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम से बताए थे भी हम कि देश का सबसे बड़ा अधिनियम है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लागू होने वाला सबसे बड़ा कौन था, तो 1919 है। देश का सबसे बड़ा अधिनियम क्यों था, क्योंकि 321 आर्टिकल थे और 10 इसमें अनुसूचियाँ थी, जो आज 12 है। और बताए थे कि इसका 75% अंश हम लोगों ने अपने भारत के संविधान में यूज किया। इसीलिए पूछता है कि भारत के संविधान में अंतिम भूमिका कौन थी, इसकी थी। अब आता जो 1935 का अधिनियम था, ये अंग्रेज़ों का भारत में बना अंतिम कानून था। यानी अब भारत में कोई सुधारवादी कानून नहीं बनेगा, यही बनेगा। हालांकि 1947 का कानून है, लेकिन वो सुधारवादी नहीं है, वो बंटवारा को लेकर है, उसको आगे हम बताएंगे। तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया अंतिम कानून कौन था, 1935। अंतिम सुधारवादी कौन था, 1935, ठीक ना। 1947 का एक्ट क्या है, वो है भारतीयों के लिए एक अलग से माउंट बेटन योजना आएगा, भारतीयों को अलग से प्रांत बनाएगा, 2 राष्ट्र बनाएगा, उनको अलग अलग विचार देगा, ये सब की बात चर्चा करेंगे हम लोग। अब आता 1935 का अधिनियम क्यों आया, सवाल उठेगा ना कि क्यों लाया गया 1935 का अधिनियम। तो बताया था ना कि सब अधिनियम का कोई ना कोई क्या उद्देश्य है, जिसको लाने के पीछे क्या है उद्देश्य है। देखो पढ़ा होगा 1919 का एक्ट है, ठीक ना, जिसमें पढ़ा गया था रॉलेट एक्ट है, नहीं वो अलग है। 1919 का जो एक्ट है, इसमें कहा गया था कि हर 1919 का अधिनियम जब लागू हुआ तो कहा गया था इसकी 10 साल पर क्या होगी, समीक्षा होगी। इसी से जुड़ा हुआ साइमन कमीशन, ठीक ना। तो साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ना है, असफलता, गोलमेज सम्मेलन की असफलता से भारत में लॉर्ड लेनिथगो आया, उसने उसी का आदेश पर 1935 का क्या बना, एक्ट बना, और कहा गया कि भारतीय अपने अधिकार में और वृद्धि चाहते हैं, तो इनको क्यों न अधिकार में और वृद्धि दे दी जाए। तो इसीलिए भारतीयों को केंद्रीय स्तर पर हो चाहे प्रांतीय स्तर पर हो, अधिकार में पहले से वृद्धि देने की बात हुई है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम बताए थे, पहले चलो केंद्र में देखो, द्वैध शासन बताए थे 1919 में कहाँ लगा हुआ था, प्रांत में, और वहीं से स्वायत्ता की शुरू गई थी। यहाँ पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त करके द्वैध शासन को प्रांत में स्वायत्ता शुरू कर दी गई। यानी आरक्षित विषय भी किसके दिन आ गए, विधायिका के दिन आ गए थे, बताया था अभी हम। तो पूर्णतः स्वायत्ता कब, प्रांत में 1935 में क्या समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन। लेकिन यही द्वैध शासन कहाँ आरंभ हो गया, केंद्र में। यानी अब अंग्रेजी सरकार भारतीयों को केंद्र में भी द्वैध शासन देने की बात कर रही है, यानी केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार देने की क्या कर रही है, बात कर रही है। लेकिन अफसोस ये लागू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताएंगे अभी हम। केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार की पहली बार बात कब की गई थी, तो ध्यान सुनना, 1935 का अधिनियम के तहत। यानी जो पहले विषय सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का दिन थे, अब वो केंद्रीय विधानमंडल के दिन भी कर दिए गए कुछ, ठीक।
तो यही पूछता है क्वेश्चन कि केंद्र में पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात कब 1935 में, लेकिन इसको लागू नहीं किया सका। देख कैसे, तो देखो एक और समझ लो तब बुझाएगा। संघीय शासन व्यवस्था भी पहली बार कब लागू करने की बात की गई थी, 1935 का एक्ट में। लेकिन क्यों, क्योंकि ताकि देसी रियासत को भी इस राष्ट्र में शामिल करके कमज़ोर किया सके, क्योंकि देसी रियासत कांग्रेस से काफ़ी खार खाए हुए थे और अंग्रेज जानते थे कि इनको भी शामिल कर देंगे तो संघीय शासन बनेगा, लेकिन बन नहीं पाएगा। तो देखो जो देसी रियासत थे अभी वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का अधीन रहेंगे, किसी का अधीन रहेंगे, मतलब कि जब अंग्रेज का अधीन थे तो अंग्रेज का अधीन थे तो हम अपनी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते थे। भारतीय सरकार जब देश आज़ाद होगा तो भारत का अधीन रहेंगे, तो स्वतंत्र रूप से नया काम करेंगे। तो संघीय शासन में क्या था कि सबको मिलकर शासन करना था। तो देसी रियासत चाहते थे कि हम राजा की तरह रहें, स्वच्छंद शासन करें, इसीलिए इन्होंने कहा कि हम संघीय शासन में शामिल नहीं होंगे, यानी हम लोग मिलकर देश नहीं चलाएंगे। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था भले आया लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। अब केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय देसी रियासतों को भी शामिल करने की बात थी चुनाव के आधार पर। ये लोग कहा कि हम केंद्रीय विधानमंडल में भाग लेने जाएंगे नहीं, हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना आचरण करेंगे। इसलिए से केंद्र में जो द्वैध शासन में हस्तांतरित विषय की बात थी वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि जब देसी रियासत शामिल होंगे तो फिर द्वैध शासन कैसे आएगा, जब सब लोग मिलकर चलाएंगे तब द्वैध शासन को माना जाएगा। एक विरोध करेगा तो कहा ठीक है केंद्र में द्वैध शासन आया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। किसके आक्षेप से, देसी रियासत बोले कि हम ना तो सरकार में शामिल होंगे और ना हम विधानमंडल कानून बनाने वाले जगह पर शामिल होंगे। इसलिए दोनों चीज़ खत्म हो गया, केंद्रीय द्वैध शासन केंद्र में खत्म हो गया और संघीय शासन भी खत्म हो गई। संघीय का मतलब होता है मिलजुल कर हम लोग देश को चलाएंगे, और द्वैध शासन का मतलब होता है कि कुछ व्यवस्थाओं पर विधायिका में हम लोग भाग लेंगे। इन दोनों में भाग लेने से मना कौन कर दिया, देसी रियासत। तो दोनों संस्थाएं क्या हो गई, खत्म हो गई, सब नहीं लागू हो पाई, ठीक ना। इसी में क्या हुआ, गवर्नर को औशिक शक्तियों पर का अधिकार मिला। औशिक शक्ति में क्या होता है, केंद्र सूची, राज सूची, वैसी शक्तियाँ जो केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जिसका हम पॉलिटी में अनुसूची में बता दिए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, औशिक सूची। उस पर बनने का अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर को विधायी क्रिया में वीटो का पावर भी मिल गया। वीटो का पावर में क्या होता है कि जब भी कोई हस्तांतरित विषय पर विधायिका कानून बनाएगी तो गवर्नर को अधिकार होगा कि उस पर वीटो लगा दे कि कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई। संघीय न्यायालय का मतलब होता है उसमें देश के सभी प्रतिनिधि, चाहे ब्रिटिश प्रांत के हो, चाहे देसी रियासत के हो, चाहे 4 कमिश्नरी क्षेत्र के हो, सभी लोग के लिए एक न्यायालय बनेगा और वो न्यायालय सभी लोग के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ये बात की गई, ठीक है, इसमें बात किया गया था ये। अब आता है नेक्स्ट, देखो इसको, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, देखो इसी समय बर्मा भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। इसमें कहा गया था कि जो भी देसी रियासत है, जो भी पड़ोसी प्रांत है, वो चाहे तो अपना अलग भारत से अलग हो सकते हैं। तो बर्मा इसी नियम के अंतर्गत क्या हो गया, भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। राष्ट्रपति को आदेश जो मिला हुआ इसी शक्तिकरण मिला हुआ है। कहा गया था कि भारत, इसमें देखा गया था कि बहुत सारे छोटे छोटे व्यापक स्तर पर बैंक बन गए थे, लेकिन उनको नियंत्रण करने के लिए कोई सेंट्रल बैंक नहीं बना। तो कहा गया क्यों ना एक सेंट्रल बैंक की स्थापना कर दी जाए जो आरबीआई के रूप में होगा, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए आरबीआई का क्या हुआ, यानी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था गठन करने की बात हुई, क्योंकि अब गवर्नर बहुत सारे अधिकार को संभालने में सक्षम नहीं था, क्षेत्र इसका बढ़ गया था। दूसरा, इसमें कहा गया था केंद्रीय स्तर पर कि औद्योगिक शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, जिसका 7वीं अनुसूची में चर्चा है, केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची में बंटवारा किस एक्ट के तहत आया, 1935 के तहत। कहा गया कुछ सूची ऐसी होगी जिस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, कुछ पर कौन बनाएगा, राज्य सरकार, कुछ पर कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे, ठीक ना। औद्योगिक संघ बना, देखा कि इस समय आते आते जो श्रमिक संघ थे, श्रमिक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उनके अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा था। तभी जाकर के 1919 में बहुत सारी संस्थाएं बनती है, वही जैसे एम एन राय के नेतृत्व में बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये जब बना, लाला लाजपत के नेतृत्व में बनता है, जब बना तो उन्होंने कहा कि क्यों ना औद्योगिक एक महासंघ बने, मीन विभिन्न औद्योगिक संगठन जो है उद्योग एक मिलकर फेडरल बना, अखिल स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर एक संघ बने, ताकि अपने श्रमिकों की मांग को सामने रख सके नियोजक के समक्ष।
नियोजक मतलब जो मालिक होता है कारखाना का, उसके समक्ष, ठीक ना। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का मनोनयन होने लगा। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों क्या हो गया, मनोनयन। विधानमंडल वही केंद्र में जो विधानमंडल था उसका क्या हो गया, सरकारी सदस्यों का मनोनयन होना शुरू हो गया। ये चीज़ मेन यही सब था। तो यही सब बोलता है, तुमसे पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, ठीक। तो मेन इसमें जो खेल केवल जान लेना है, जितना बताएं वो सब पकड़ लेने से। औद्योगिक संगठन कब बना अखिल स्तर पर, तो बोलना 1935 के तहत। पूछेगा शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची पहली बार कब है, 1935 में आया। इससे क्या चला पता कि अब केंद्र जो है अपनी, पहले क्या था देखो, केंद्र पहले सूची क्या था, पहले सारे विषय केंद्र के पास थे। भले ही देश में केंद्रीय सरकार भी थी और प्रांतीय सरकार भी थी, लेकिन सारे कानून पहले किसके पास थे, केंद्र के पास। अब क्या होगा, केंद्र के पास भी हो गया, राज्य के पास भी हो गया, और केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, उस पर भी हो गया। तो बर्मा भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। बर्मा को कहा गया कि अब जो भी भारत के प्रांत हैं, जो भारत में ब्रिटिश प्रांत जिसको हड़प के रखा है, वो चाहे तो अपना अलग देश गठन कर सकते हैं, ताकि भारत में कोई अंतर्विरोध ना हो, ठीक। आरबीआई का क्या हुआ, गठन हुआ, ये पकड़ लेना। एक संघीय न्यायालय की क्या हुई, वही संघीय न्यायालय बताए हैं, जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत का मामला देखेगा, देशी रियासतों का मामला देखेगा, इन देश में रहने वाले सभी वर्ग के प्रांतों के लोगों का मामला देखने के लिए एक संघीय न्यायालय क्या की गई। तो पूछता है संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब हुई, 1935। और सर्वोच्च न्यायालय 1773। संघीय न्यायालय कब होगा, बोल, सर्वोच्च न्यायालय कब होगा, 1773 के तहत होगा, ठीक। बताओ, संघीय शासन की बात की गई, द्वैध शासन की बात की गई केंद्र में, लेकिन दोनों असफल क्यों हो गया, देशी रियासत ने इसमें भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर देगा, ठीक ना। प्रांत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना शुरू हुई कि पूर्णतः शुरू हुई, शुरू कब हुई थी, 1919 में। आंशिक की पूर्णतः आंशिक, क्यों आंशिक, कि उसमें अभी भी आरक्षित विषय किसके पास थे, गवर्नर के पास थे, ठीक। यही है मेन वीडियो है, सब देख लेना सब, क्योंकि सिंपल समझाएं, बहुत टफ है। इसको समझाने में बता रहे हैं कि समझाने में इसको पूरी तरह से 1 से 1.5 हफ्ता लगता है इसको समझाने में। अगर इसको हम बोर्ड पर समझाएं तो 1 से 1.5 हफ्ता लग जाएगा, ये जान लो। इसको कई बार हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो कई हफ्ता लगा है, 1 हफ्ता कम से कम लगा। लेकिन उसके बाद तुमको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे सब कानून हमारा बना, कैसे कैसे भारत में संसदीय विकास, हमारा ब्रिटिश के अधीन कानून का विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ। उसी विकास की पृष्ठभूमि पर हमारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ, ठीक ना। तो उसको बहुत समझाने का, पहले एक दिन इसमें देखो क्या होता है, कैसे पढ़ना है, एक दिन पूरा डेमो बना लो, किस किस मुद्दे पर आगे के 1935 तक बहस होगा, ठीक ना। एक ये डेमो बना लो, उस बहस के बाद देख लो, उसी में बहस होने के बाद देख लो कैसे बनेगा वो पूरा, तब समझ में आएगा, ठीक। एक चीज़ और लास्ट में बता देते हैं, देख लो, बताते 1947 का एक्ट अधिनियम। ये बोलना कोई सुधारवादी अधिनियम नहीं है, यानी अंग्रेज़ों की 1935 या 1919 का सुधार नहीं है। ये लाया गया था कि भारत में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें पाकिस्तान अलग मांग लेकर अड़ा हुआ था और एक स्वतंत्रता की मांग। भारत अब सुधार की जगह पर, भारत अब सुधार की मांग नहीं कर रहे थे, इसलिए सुधारवादी नहीं बोलते। भारत अब करते स्वतंत्रता दो हमको, उससे नीचे कम नहीं चाहिए हमको। तब ना गांधी जी बोले थे कि एक पॉजिटिव चेक है। इसी स्वतंत्रता के लिए, बेस के लिए एक माउंटबेटन प्लान बना, इसी को बोलते 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं हम लोग, प्लान बना। इसमें क्या होगा कि माउंटबेटन आया तो इसमें 2-3 प्रावधान थे। एक था कि भारत का विभाजन होगा, दूसरा था कि भारत के वायसराय का पावर अब भारतीयों को दिया जाएगा। भारत के वायसराय के अधिकार को छीन करके अब भारतीयों को दिया जाए, यानी भारतीयों के अधीन शासन चले। इंग्लैंड सब कहाँ मिले, किसको मिले, भारतीयों को मिले, ये प्रधान था। इसमें था सीमा का निर्धारण होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच किसका सीमा का निर्धारण होगा। इसीलिए रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ था। कौन आयोग का, रेड क्लिफ आयोग का। चौथा देखो इसी में क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बनेंगे, दोनों का अपना अपना एक संविधान सभा होगा, दोनों अपना अपना गवर्नर और वायसराय बनाएंगे, और दोनों राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। बताए थे कि राष्ट्रमंडल वही है जो ब्रिटेन का कभी उपनिवेश रहा था,
उसी का सदस्य है। राष्ट्रमंडल अपनी संप्रभुता के लिए इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, दोनों को तय करना था। तो 4 प्रधान थे जो 1947 का अधिनियम में मेन थे, और भी बहुत सारे प्रधान थे। देशी रियासतों को भाग लेना है कि नहीं लेना है भी बात थी इसमें, लेकिन मेन यही बात थी, ठीक ना। क्या था, रेड क्लिफ रेखा इसी 47 का अधिनियम के तहत बने कि सीमा का निर्धारण करो अपना, तो रेड क्लिफ बनाया गया ताकि उस सीमा का भारतीयों का कौन होगा, पाकिस्तान का कहाँ तक होगा, वही तुम दिखेगा इंडिया का नक्शा में। रेड क्लिफ रेखा पहले ये था, ये पहले रेड क्लिफ रेखा था, और ये बांग्लादेश के पास भी था, लेकिन 71 में जब बांग्लादेश निकल गया तो रेड क्लिफ रेखा पूरी वाला ख़त्म हो गया है, ठीक। तो ये बता रहे थे कि जो इसमें पूरी तरह से इसमें पढ़ने का तरीका वही है कि व्यापक तरफ स्तर पर धीरे क्या कैसे बना, क्या क्या केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन आया, तो इसमें क्या आएगा, कैसे इसको पढ़ना। जितना भी एक्ट है सारे एक्ट को अलग अलग कर लो, उसमें पढ़ो केंद्र स्तर पर, प्रांत स्तर पर ये पढ़ लो। केंद्र स्तर पढ़ो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक ना। विधायिका में पढ़ लो जो कानून बनाते हैं उनके लिए, कार्यपालिका में गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद, और न्यायपालिका, इन्हीं तीनों में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या विस्तार हुआ, भारतीयों को कब भागीदारी दी गई, गवर्नर का अधिकार को कब किया कम किया गया, कब बढ़ा दिया गया, ये सब पकड़ लेना। नाम उनका कब बदला गया ये पकड़ लेना, ठीक है ना। कब भारतीयों को संविधान में मत करने का अधिकार प्राप्त हुआ, कब चुनाव हुआ ये पकड़ लेना, किस एक्ट में होती है पकड़ना, ऐसे तब जाकर के पता चलेगा कि वो हुआ, ठीक है।